फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये अकाउंटेंसी का फर्स्ट पार्ट है। ये आपका जो अभी इस बार का सिलेबस भी है अकाउंटेंसी में, ये हम पहला फर्स्ट चैप्टर से इसी को पढ़ते हैं क्लास 12 में। ये है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। मीनिंग से आप 11th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़े होंगे कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो 100% चैरिटी पर चलती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डोनेशन आता हो, और इसमें काम करने वाले लोग भी जो होते हैं जनरली जो इसके मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ फंड को कलेक्ट करके इसमें डाल देते हैं और इसी से चलती। मतलब ये प्रॉफिट अर्निंग नहीं करती है। ये जो भी इसको डोनेशन आता है, इस पैसे को ये इस प्रकार से ही सामाजिक कल्याण में या कोई सोशल एक्टिविटीज़ हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मेडिकल्स हो, फ्लूड आए, ड्राउट हो, ये सब में ये एक्सपेंस करते हैं। इसीलिए इसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एनजीओ ही नहीं, बहुत सारे चीज। ये मीनिंग्स अगर आप देखते हैं, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म नॉट टू अर्न प्रॉफिट, सिंपल, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। एक ही मीनिंग, ये सिर्फ प्रॉफिट्स को नहीं कमाना, कोई मुनाफा नहीं कमाना, इसी को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, जैसे इसमें क्या क्या आते हैं, क्लब्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, स्कूल्स, एनजीओज, हाँ, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट एंड लिटरेसी सोसाइटीज, ETC। हाँ, जो भी सारी चीजें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें पैसा नहीं कमाना हो, उसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ काम करने वाले लोग, उनको तो पैसा चाहिए। अभी एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई एक एनजीओ खोला, नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सपोज आपने एक हॉस्पिटल खोला। ये हॉस्पिटल में आप खुद तो डॉक्टर हैं नहीं, आपको इसके लिए 10 से 15 डॉक्टर नियुक्त करने पड़ते हैं। तो ये डॉक्टर को आपको सैलरी देनी पड़ेगी, डॉक्टर को देना पड़ेगा, नर्स को देना पड़ेगा, अकाउंटेंट्स को देना पड़ेगा, कंपाउंडर को देना पड़ेगा। जितने भी इस तरह के लोग हैं इनको आपको सैलरी देना पड़ेगा। और लेकिन ये पैसा आप पेशेंट से भी नहीं ले सकते हैं, पेशेंट से भी नहीं ले सकते। इसीलिए ये चैरिटी है। अगर आप पेशेंट से लेंगे भी तो एक टोकन मनी ले सकते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपये, सिर्फ एक नॉमिनेशंस के लिए। जैसे मुझे एक जिंदल हॉस्पिटल याद है, मैं एक बार अपना आँख चेकअप कराने गया था जिंदल हॉस्पिटल, वो प्राइवेट हॉस्पिटल बेंगलुरु में, पीनिया में। तो यहाँ पर गया था आँख चेकअप कराने के लिए, तो यहाँ पर फी था 10 रुपये। तो ये एक टोकन मनी है, 10 रुपीज़ का टिकट कटा के आप आँख दिखा सकते हैं। रिकॉर्ड के लिए वो सिर्फ 10 रुपीज़ लेते हैं कि ये पेशेंट आया। आप मायागंज हॉस्पिटल जाइएगा, यहाँ पे 1 रुपया लेता है टोकन में, 1 रुपया देना ही पड़ेगा आपको। 1 रुपया दे करके आपके रिकॉर्ड बनते। लेकिन ये पैसा तो हम ये नहीं कर सकते। जनरली आप डॉक्टर का फी कितना होता है देखते होंगे, 500 से 1000 रुपया मिनिमम फी है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप यहाँ जाएंगे तो पहले 500 से 1000 रुपया आपका चार्ज लगता है, क्योंकि ये प्रॉफिट अर्नेबल हॉस्पिटल है। लेकिन यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली हॉस्पिटल। आज इसी हॉस्पिटल में या इसी इंस्टीट्यूशन में किस तरह से अकाउंट्स को हैंडल करते हैं, उसी की स्टडी हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अधीन फिनेंशियल स्टेटमेंट में करते हैं। ये कैसे एंट्री होती है, आखिर रिकॉर्ड तो सबको रखना है। कोई दान दिया, कितना दान दिया, कितना डोनेशन किया, क्या वो पैसे का मिसयूज तो नहीं हो रहा। जैसे अभी रिसेंटली मुजफ्फरपुर में आपने एक केस सुना, जिसके लिए क्या नाम है, ब्रजेश सिंह की क्या नाम है उनका, वो अभी जेल में हैं। और नारी
नारी उत्थान के लिए, महिला के लिए कुछ एक चैरिटी चलाते थे जिसमें उनका शोषण हुआ, जिसके कारण ये भंडा फूटा, लीकेज हुआ और ये अभी जेल में है। ये बिहार का न्यूज है, तत्कालीन न्यूज है। ये अखबार में भी काफ़ी इसका ये पड़ा। तो मेन मोटो क्या था कि जब पैसा आपको नारी की उत्थान समिति को चलाने के लिए, औरत को सही भरण पोषण देने के लिए, जो विधवा हो चुकी है या जो प्रताड़ित है या जो छोड़ दी गई है या जो बच्चे फेंक दिए गए हैं, ऐसे बच्चों को देखभाल करने के लिए गवर्नमेंट आपको फंड देती है, लाखों करोड़। तो वो पैसे का आपने क्या किया? क्योंकि वो पैसा तो आप कोई और तो नहीं दे रहा, गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कर रही है, या कोई बहुत बड़ा बड़ा लोग जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, या तो ये फंड आपको दे रही है। तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो ये सारी डाटा को हम लोग इसमें लिखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन फीचर्स क्या है? जो बात छूट गया हो जैसे, तो आप फीचर्स में आप इसको समझ सकते हैं। नंबर 1, सर्विस। आप जब ये बात आ गई सर्विस, सेवा भावना की, जिसमें पैसे का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये सिर्फ और सिर्फ आप सर्विस दे रहे हैं एज सोशल सर्विस। ना ये कोई प्रोडक्शन करती है, ना कुछ और करती है, ये 100% सर्विस है। आप मुफ्त का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे अर्निंग का कोई सवाल ही नहीं होती है। यानी कि सच ऑर्गेनाइजेशन आर set up to provide service to a specific group or the public at large, such as education, healthcare, sport, entertainment। ऐसी जगह आप सर्विस देते हैं। तो इसमें से पहला आपका मुख्य उद्देश्य होता है, जब आप एनजीओ खोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई बनाते हैं, तो फॉर्म में क्लियर रहता है कि मैं एक एनजीओ हूँ और ये हमारी कंपनी पैसे के लिए काम नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो पैसे हमें मिलते हैं दान में, उसी पैसे को हम लोग सोशल सर्विस के लिए यूज करते हैं। नंबर 2, फॉर्म देखिए, ये तो ठीक है। नेम होता है कि इलेक्टेड मेंबर्स। अब आप ये इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, बाकी का उसी को दोहराया जाता है। क्या होता है ये इलेक्टेड मेंबर्स? इस कोई नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए आपको एनजीओ खोलने पड़ते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसी के अधीन आती है। ऐसे एनजीओ को चलाने के लिए आप मेंबर को इलेक्ट करते, चुनते। आप गेस कीजिए, कोई जैसे अगर हम एक आध एग्जाम्पल लें कोई कॉलेज का, जैसे महादेव सिंह कॉलेज, अब उनके मालिक कौन है नहीं, दोनों तो नहीं रहे, पति पत्नी। अब महादेव सिंह कॉलेज कौन चलाएगा? इलेक्टेड मेंबर्स। इसलिए फाइनली हालांकि कॉलेज को अभी गवर्नमेंट के अधीन ले लिया, दैट इज सेकेंडरी, बट अगर वो आपको ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो आप चूज करते हैं, आपके ग्रुप ऑफ मेंबर होते हैं, कोई स्वेच्छा से भी जुड़ सकता है। अगर हम आपके पास में काम करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि मैं पैसे का डिमांड करूं। अरे आप एनजीओ चला रहे हैं, आप सोशल सर्विस कर रहे हैं, मुझे भी सोशल सर्विस में इंटरेस्ट है, मुझे भी आप जुड़ने दीजिए, वो भी आपसे जुड़ जाएगा। तो इलेक्टेड मेंबर आप लोगों ने चूज किया कि भाई ये इज रिलेबल। आप पूछेंगे टर्म कंडीशन कि आपको मिनिमम 3 से 4 आवर देना पड़ेगा एवरीडे या हफ्ता में, तो एग्री होंगे, तब ना आप बोलेंगे कि हाँ चलिए ठीक है आप जुड़िए। सो इलेक्टेड मेंबर्स इज नथिंग, इट इज member who is elected by this organization. This is simple. These organizations are usually managed a managing or executive committee elected by the member. Simple लिख सकते हैं। Major source of income, ये आपको समझना जरूरी है। Income of source, income of source क्या है इसकी? आप ये पैसे आखिर कहाँ से आएंगे भाई? जब ये प्रॉफिट कमाएगी नहीं तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगी और कामों में? या जैसे अभी मैंने जिक्र किया, डॉक्टर को सैलरी कहाँ से देगी अगर ये कोई इनकम नहीं करेगी? तो तब इसके इनकम ऑफ सोर्स क्या है? पहला फर्स्ट नंबर होता है
ये एकदम जिक्र होगा, बार बार एंट्री में भी होगा, वो होगा सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम देयर मेंबर। अब देखिए, आपको समझाएंगे सब अलग अलग से, तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले इसी को समझिए, काफ़ी जिक्र होता है ये। जब इसका स्टेटमेंट आप तैयार करेंगे तो सब्सक्रिप्शंस का काफ़ी जिक्र होता है। आखिर ये क्या है सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम द मेंबर, इस चीज़ को समझते हैं। ये अगर समझें, बाकी का आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये पैसा जो है, आप ये सब्सक्रिप्शन से आप समझ गए कि इनकम ऑफ सोर्स है, तो ये आने वाला ही पैसा है। अब हम गेस करते हैं। हमने एक एनजीओ खोला, ध्यान से समझिए। एनजीओ खोलने के बाद में, कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोलने के बाद में, या मैंने मान लेता हूँ बहुत बड़ा क्लब खोल लिया, अब आपको और समझने में आसानी हो। ये क्लब में मेरे पास आ रहा है, क्लब में जो है स्विमिंग पूल है, देखिएगा स्विमिंग पूल है, बैंक्वेट हॉल है, मैरिज पार्टी है, तरह तरह की चीज़ है जो हम फ्री सर्विस देते हैं, पैसे नहीं लेते, लेकिन एक टर्म कंडीशन कर। आखिर हमें पैसे चाहिए, आखिर निवेश करने के लिए या इसमें वर्कर को तनख्वाह देने के लिए पैसे की जरूरत। आप सब्सक्रिप्शन निकालते हैं, बड़े बड़े लोगों से आप जा कर के मिलते हैं, करोड़पति अरबपति लोगों से जा कर के मिलते हैं और बोलते हैं जा करके कि आप मेरे क्लब का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 100 रुपीज़ पर मंथ पे या पर ईयर। आप हमारे क्लब का सब्सक्रिप्शन लीजिए, मैं आपको, आप एक तरीके से समाज का सेवा भी करेंगे और साथ साथ हमारे क्लब से जुड़ करके हम क्लब में लिस्ट भी आपका डालेंगे। और क्लब से बाय मिस्टेक आपका, अगर जैसे कि मान लेते हैं आपके बच्चे का जो शादी होगा, आप मैरिज हॉल बुक करने जाएंगे, तो आपको मैरिज हॉल बुक करने के लिए हो सकता है कि शादी का सीजन हो रहा हो और आपको वहाँ नहीं मिले, जगह नहीं मिले बाहर, तो आपका ये क्लब है, पहले आप होंगे तभी कोई और होगा। इस तरह से हम 100 लोगों को सब्सक्रिप्शन देते हैं क्लब का, 100 लोगों का, 200 लोगों का, हमारी मर्जी। बदले में उनको फायदा क्या देते हैं? एक, आपकी मर्जी, आप जब चाहिए हम अपना स्विमिंग पूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहिए मैरिज का इस्तेमाल, खाली इंटीमेशन देना है, सूचना तो देना है। इस टाइम ये नहीं कि हम कहीं और बुक कर लें, कोई और आके बुक कर ले, जैसे कि यहाँ मारवाड़ी विवाह में कोई और बुक कर ले तो जो उसका मालिक है उसको मिलेगा, या जो नाम देखे होंगे उसमें लिखा हो, इसीलिए सस्ता है। ये भी एक्चुअली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पैसे के लिए नहीं है मारवाड़ी। आप देखते होंगे बहुत कम चार्ज है और जगह के अलावा। मेरे को याद है नीचे मैंने दिखाया था 600 रुपीज़, 500 एक टोकन मनी पर। इधर ही पिछले साल एक लड़की के लिए कमरा 500 का, पूरा दिन रात 24 घंटा, बड़ा कमरा, आगे पूरा जगह। ये बड़ा अगर जगह चला जाएगा और बड़ा अगर जाता होटल तो 10,000 5,000 का खर्च हो जाता, सस्ते में हो जाता। तो फिलहाल सब्सक्रिप्शन इज नथिंग, सब्सक्रिप्शन इज द मेंबर ऑफ द पर्सन who joined to these NGOs or not for profit organization for paying some money instead of them, means paying some money to the organization for purpose as service as well as their benefit, उनका मुनाफा हो या उनके प्रॉफिट के लिए। तो ये सब्सक्रिप्शन आप भूलिएगा नहीं, ये इनकम होते हैं। अगर 100 रुपये करके पर साल अगर 100 लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इनको, इस एनजीओस को 10,000 रुपये का सालाना इनकम होता है। ये कैलकुलेशन में काफ़ी जगह देखने के लिए मिलेगा कि 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो आपको माइनस करना पड़ेगा, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आया तो ऐड करना पड़ेगा।
वैलिड अप टू 2016 तक के सब्सक्रिप्शन को जोड़िए। यानी समझ लीजिए सब्सक्रिप्शन इज नथिंग, दिस इज द पर्सन्स हु टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर द एनजीओस। लिया पैसा दे करके हमने ये लिया, हम आपके घर आ रहे हैं, हम पैसे दे करके कुछ महीने के लिए जैसे हम सब्सक्रिप्शन ले लें, बाहर हम स्टॉल लगाने के लिए, भाड़ा नहीं सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब होता है कि हम 100% लगाएंगे 3 घंटे। समझ रहे हैं? मतलब हम आपके पार्टनर जैसे हुए, पार्टनर नहीं कह सकते बट उसी के जैसा वो सब्सक्रिप्शन। जैसे आप बुक सब्सक्राइब कर लिए तो वो बुक आपको 100% पढ़ने मिलेगा ही मिलेगा हर महीने। आप बीच में चाहिए सब्सक्रिप्शन छोड़ भी सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आप अच्छी तरह समझ गए कि ये पैसा आना है। और दूसरा है इनकम ऑफ सोर्स में दूसरा हम लेंगे डोनेशन। इसके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। ये है डोनेशन, दान है ना, दान दीजिए। कौन कौन डोनेशन करेगा? कोई भी डोनेशन दे सकता है, आपका मर्जी, आप दीजिए। चैरिटेबल ट्रस्ट पैसा ज़्यादा है, दान दीजिए। अंडर सेक्शन 80C में आपको इनकम टैक्स में राहत भी मिलती है, तो डोनेशन कोई भी दे सकता है। फिनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ETC, ये सब इनके एक और समझ लीजिए। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये जो है वो तो गवर्नमेंट अगर कुछ देता है, कुछ गवर्नमेंट भी देती है। अभी हमने जिक्र किया था बालिका वाला, उसमें गवर्नमेंट ही फंड देती थी 100%, तो NGO का कुछ परसेंटेज रखा है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से। और ये भी ध्यान रखिएगा, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो ये इन्वेस्टमेंट आपने अपने NGOs के लिए किया, इससे कुछ सालाना आपको पैसा आता है। जैसे FD है या RD कर रखे हैं, फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट से कुछ आपको इनकम आता है। ये सारे इनकम ऑफ सोर्स हैं इसके। अब एक और चीज हो जाती है, अगर एक्सेस कुछ हो जाते हैं, ठीक है, सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर। अब देखिए ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये काफ़ी यूज भी होता है। तो चूँकि एंट्री में हमको यहाँ तो आपका जब ये बनाएंगे तो आपको ये आपको समझ में आएगा। सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स मेंबर। देखिए एक्स्ट्रा जो भी हो रहा है ना, उसके मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी। कहाँ जाएगी ये पैसा? डेवलपमेंट करने में। देखिए करेंट ईयर सरप्लस इन द फ्रॉम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट इट्स मेंबर, इट इज एडेड टू कैपिटल फंड। सिंपल। अब देखिए क्या हो गया, इसको कैसे आएगा सरप्लस? आएगा सरप्लस, मान लेते हैं सब्सक्रिप्शन का आया, देखिएगा ध्यान से, सब्सक्रिप्शन का आया 10,000 रुपये, गवर्नमेंट फंड आया ये भी 20,000 मान लेते हैं, और इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आया 20,000। इस तरह से जो भी डोनेशन आया, लोगों ने दान दिया 1 लाख। ध्यान दीजिएगा ये पैसा सब मिला के हो गया 1,50,000। अब ये 1,50,000 हुआ, इसका 1 साल का टर्न होगा। अब ये 1,50,000 आया, मान लेते हैं ये एक इस बार फ्लड आ गया, बाढ़ आया, इसने खर्च किया बाढ़ में 50,000, कोल्ड में ठंडी में कंबल बांटा, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन में ये दे दिया 25,000 बांटा लोगों में। और जो इसके साथ जो लेबर, जो साइट से जो लेबर काम कर रहे थे, लेबर वगैरह को 15,000 का भुगतान हुआ। वेजेस के तौर पे वेजेस लिख दीजिए, VGS
15, 5, 20, 40, 90,000 खर्च हुआ एक साल का। करंट ईयर 31 मार्च 2021 समझ लें, 90,000। बचा कितना? 60,000। ये 60,000 रुपया अगर मान लेते हैं कि 5 लोग हैं, कोई एनजीओ चलाते हैं 5 लोग मिलकर, 5 पर्सन हैं इसके मालिक, तो 5 लोग बांट लेंगे? 12,000 नहीं बांटेंगे। यही तो है कि नॉट फॉर प्रॉफिट का यही नियम है, ये बांटेंगे नहीं, ये हम फ्री सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ये बेईमानी करता है, बांटता ही है। ये लोग खर्च नहीं करता, झूठा दिखाने के लिए पेपर में वही सीए करता है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ये लोग बांटता तो नहीं है आपस में, ऐसा नहीं बांटना है, रूल्स के मुताबिक नहीं बांटना है। ये पैसा कैपिटल फंड को चला जाएगा, कैपिटल फंड चले जाएगा। मतलब जो उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 लाख का ऑर्गेनाइजेशन है तो 10,60,000 हो जाएगा इससे, यानी ये पैसा उस चैरिटी के फंड में, अकाउंट में जमा हो जाएगा। और भी कोई साल तो ऐसा होगा जिस साल नहीं होगा, गवर्नमेंट भी देगा, हो सकता है गवर्नमेंट नहीं दे, डोनेशन नहीं आए या नहीं आए, कोई गारंटी? एक डोनेशन अपनी मर्जी के ऊपर है। जो डोनेशन देने वाला था उसका नौकरी चला गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तब ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? इकोनॉमी डाउन हो गया, कुछ भी हो सकता है। तब इसीलिए ये पैसा नहीं बांटना है 5 लोग, ये पैसा उसी कंपनी के कैपिटल फंड में जाएगा। ये जिक्र आएगा, जो एक्सेस बच जाएगा हम बांटेंगे नहीं, उसको एंट्री कर देंगे कैपिटल फंड में, कैलकुलेशन में। ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, 3-4 कैलकुलेशन की। एक, सरप्लस कहाँ जाएगा? सरप्लस पैसा उसी के कैपिटल फंड में चला जाएगा, या आप कैपिटल अकाउंट भी समझिए, उसके कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट बनाने में यूज होगा। सब्सक्रिप्शन कहाँ चला जाएगा? एडिंग में होगा, आएगा। जब भी सब्सक्रिप्शन की बात हो, समझ लीजिए वो आने वाला पैसा है। कब तक आया है वो हिसाब से देख लेंगे, कब नहीं आया वो भी देख लेंगे, सब डिटेल लिखा रहता है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड में मेंशन हाँ, टोटल एंट्री करते जाएंगे। इसके अकाउंट्स खत्म हो गया। Accounts. These organization also have to maintain proper account. देख लीजिए, बहुत बड़ी चीज है, यही घोटाला होता है, अकाउंट्स को मैनेज करना। कोई एनजीओ को करोड़ों रुपया का ही निवेश आता है फॉरेन से, रेड क्रॉस सोसाइटी को अरबों रुपया का है बाहर से डोनेशन, वो सब ऐसा सोसाइटी से, क्योंकि वो मदद भी करता है लोगों को, लेकिन उसको फंड को मैनेज कैसे करना है वो तो भी इम्पोर्टेंट। सो आती है बारी अकाउंट्स की। This organization also have to maintain proper accounts to meet the legal requirement. फॉरेनर इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट करता है। हाँ, रेड क्रॉस सोसाइटी, फॉरेनर भी आप भी कर सकते हैं। 3 प्रचार दीजिए आएगा। आप एनजीओ खोले हैं, ओरिजिनल एनजीओ, पक्का अकाउंट मेंटेन करने वाला, वही तो है जो बोल रहे हैं। सब कुछ आपका प्रॉपर होना चाहिए, डिटेल। बाहर से भी पैसा आता है, फॉरेन से भी निवेश देते हैं, पेमेंट करते हैं। फॉरेन में जो बिहारी लोग होंगे, बिहार के भला के लिए देंगे फंड। आप चेक कीजिए नेट में, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो बाहर से फंड को अलॉट करके यहाँ पे एनजीओ चलाते हैं, बहुत ऐसे हैं। तो ये है लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करने के लिए, लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करने के लिए ये अकाउंट्स को पक्का अप टू डेट रखना पड़ेगा, यानी अकाउंट को अच्छा से मेंटेन करना पड़ेगा। अगर अकाउंट में गड़बड़ है तो आपको दिक्कत है, ऑडिटिंग होगा। ऐसा है ना, कहे नहीं कि कितने फ्रॉड होते हैं, इसमें भी सुपर 30 के बारे में सुनी थी मालूम, पटना में। वो बात झूठा था, हालांकि सुपर 30 का जो सुपर 30 तो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। उसका झूठ का अफवाह उड़ा दिया कि जो सरकारी पैसा आता है वो बताएंगे। तो दी ऑर्गेनाइज एक्सरसाइज प्रॉपर कंट्रोल ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड्स, ताकि
अगर वो सही प्रकार से अकाउंट्स को मेंटेन करे तो उसको फंड मिलने में आसानी होगी। सरकार को भी बैलेंस शीट देना पड़ता है। हम आपने हमारे पास इस साल 10 लाख के डोनेशन आए, जिसमें से मैंने 10 लाख रुपया भी खर्च कर दिया अगले साल के लिए। 10 लाख जहाँ कहाँ खर्च किए, वो पूरा पेपर रहता है, बैलेंस शीट एंट्री रहता है, किस मद में कहाँ किए, टोटल एंट्री रहता है। तो ताकि अगला साल आपको फिर से फंड मिल सके चलाने के लिए एनजीओ चलाने। बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद रखिए। चलिए अगला बात देखिए, दे प्रिपेयर फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। किस तरह के अकाउंट्स होते हैं? फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स जनरली आपको मालूम ही होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट, ये सारे अकाउंट्स को यूज करते हैं हम लोग। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर, खर्चा कहाँ कहाँ किए और कहाँ कहाँ से पैसा आया, और एक बैलेंस शीट। प्रोबेबली हम यही 3 चीज को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल अगर हम समझ लें, नॉट फॉर प्रॉफिट और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क है? अगर आप समझ लें तुरंत भी आप समझ सकते हैं, लिख भी कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या अंतर है दोनों में? दोनों में क्या डिफरेंट है? एक प्रॉफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिट के लिए। यानी नॉट फॉर प्रॉफिट जो है, प्राइमरी मोटिव टू सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस। पहला मोटिव है, हम अगर ये NFP, हाँ, फर्स्ट बात है सर्विस देना। क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए सर्विस, और बिजनेस फर्म के लिए, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, PEO के लिए, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट, मुनाफा चाहिए, ठीक है, यहाँ सर्विस देना है। दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट, इंस्टीड दे मेंटेन कैपिटल फंड। ये कैपिटल अकाउंट को मेंटेन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पास कोई कैपिटल ही नहीं होता, पूंजी नहीं होता। जो भी होता है वो कैपिटल फंड होता है, जो फंड आया रहता है। यानी कि ये कैपिटल चाहे डोनेशन से, हाँ, चाहे कहीं से भी आए, कहीं से, मतलब कैपिटल सब्सक्रिप्शन से आए, डोनेशन हाँ, से आए, हाँ, डोनेशन से, इन्वेस्टमेंट से आए, कोई दिया, कोई सरकार दिया, सब्सक्रिप्शन में दिया, ये फंड। सो इसीलिए इसको, हाँ, अब ये लाइफ मेंबरशिप फीस, लेजिस्ली, सरप्लस, सरप्लस मतलब ज़्यादा आ गया, ये सारे पैसे इसको आते हैं। ये लेकिन कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ये किसको मेंटेन करते हैं? कैपिटल अकाउंट, हाँ, कि मेरा दर साल कितना रुपया बढ़ रहा है खाते में, टर्नओवर। यहाँ नहीं दिखाना, यहाँ दिखाना है। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, यही तीनों है ना, यही तीनों फॉलो करता है ये, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। हाँ, बट यहाँ पर जो फॉलो, ये तीनों आप जो देख रहे हैं यहाँ फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखिए प्रॉफिट एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्या उत्पादन हो रहा है, कितना बिका, 1,
ट्रेडिंग अकाउंट कितना गया, सामान कितना गया और कितना बनाया हमारी कंपनी, अतः प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, यहाँ होती है। चौथा नंबर में बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट दोनों के लिए कंपलसरी। सो व्हाट इज द कॉमन बिटवीन ऑफ देम, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज द कॉमन फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये तो शो करना ही पड़ेगा। ये बैलेंस शीट नहीं देंगे तो आपका ITR फाइल ही नहीं, इनकम टैक्स फाइल नहीं। ये तो शो करता है ना कि यहाँ खर्च किया, यहाँ से आया। ये अलग अलग हो रहता है, ये एक में आकर के सब हो जाता है, उसी को बैलेंस शीट कहते हैं। सारा डाटा है बनाना, लेकिन ये तीनों को रहेगा, ये बात है। सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट, यहाँ पे जो है सरप्लस आया, यहाँ पे सरप्लस ही आया, एक्स्ट्रा अमाउंट आया है ना, यहाँ पे आ गया प्रॉफिट, है ना। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का नहीं होता है। यहाँ जो भी प्रॉफिट होगा कैपिटल फंड में, हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बल्कि ये पैसा कैपिटल फंड में जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, ऑनर्स मालिक लोग मिलके डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हाँ, जितने मालिक हैं, सपोज एक कंपनी में अगर 3 ऑनर हैं तो तीनों ऑनर मिल करके आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे। हाँ, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ शेयर कर लेंगे। लॉस हुआ तो सब लोग मिलके देंगे पैसा अगले साल कंपनी चलाने, प्रॉफिट हुआ तो तीनों मिल करके गदगद हो जाएंगे। आज मैं आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट सिखाता हूँ, ठीक है। टाइम है ना, रिसीप्ट एंड पेमेंट तुरंत सीख जाइएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं है इसमें। रिसिप्ट तो आप समझ गए कि जो चिट्ठा काटना, पेमेंट जो हम पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे। पहली बात, किसी भी मद में पैसा नहीं, रिसिप्ट किसी भी तरह का हो सकता। पहले समझ लीजिए, डायलॉग समझ लीजिए क्या, ठीक है। थोड़ा पॉज कीजिए। अब जो है हम आपको एक जनरली रोटरी क्लब का रिसिप्ट और पेमेंट्स अकाउंट बताते हैं, तो समझ में आ तो गया होगा कि कौन सा काम हम लोग एंट्री करेंगे। तो फिलहाल जो भी पैसा आया वाला होगा, आया होगा हमारे पास, जो भी इस रोटरी क्लब में इनकम हुआ होगा, वो सारे को हम एंट्री करेंगे रिसिप्ट्स में, और जो गया होगा सारा पैसा हम लोग एक्सपेंस में, हाँ, पेमेंट्स में एंट्री कर देंगे, ठीक है। अब आप देखिए, ये है हमारे पास सारा डिटेल। कैश इन हैंड एज ऑन अप्रैल 1 2500 है, पुराना पैसा है। ये भी बैंक में 48,000 ये भी है। ये सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड आया ही है, 15,000 आया है, और ये कुल 2,20,000 आया है, और ये टोटल 6,000 आया। यानी कि ये तीनों मिला के आप देखेंगे 2,41,000 आया है सब्सक्रिप्शन का। डोनेशन 25,000, हाँ, ये सब आया है। 8% जो भी चीज़ आया है हम उसको रिसिप्ट में रखेंगे, जो चीज़ गया है पेमेंट में रखेंगे, और हम लोग दोनों को बैलेंस करके चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं क्या क्या आया है। दोनों के साथ आता है रिसिप्ट्स और पेमेंट्स। रिसिप्ट्स, ये अमाउंट का रुपीस का सिंबल, और ये पेमेंट में रुपीस का सिंबल। पहले ध्यान से आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आसानी हो जाएगी। सीधा लिखिए, रिसिप्ट में जितना है ऊपर का सारा, ये तीनों हिस्सा, बैलेंस जो भी मतलब कैश हमारे हाथ में है या बैलेंस है अकाउंट में है, तो उसको आप लिखिए यहाँ पर
ये सब है हमारे पास। तो ये सभी रिसिप्ट में हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बैक डेटेड 1 अप्रैल 18 कैश 7500, ये हैंड में है और बैंक में है हमारे पास, एक ही साथ लिख लिए दोनों को। बैंक में है हमारे पास 48,000 रुपये। ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शंस देखते हैं हमारे पास कितना है। टोटल सब्सक्रिप्शन है टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है देखिए, 20, 2,20,000, 15,000 और 6,000। देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन देखिए कितना है। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग, हाँ 15, 2, 20 और 6, 2,41,000। 2,20, 35, 6, 31, 15, 6, 21, 21, 20, 41। टोटल हम एक ही साथ भी लिख सकते हैं 2,41,000, क्योंकि कंप्लीट सब्सक्रिप्शंस का है। डोनेशन सारा लिखिए, डोनेशन रिसिप्ट 25,000, ये सब इसमें आप डालते जाइए रिसिप्ट में। हाँ टोटल रिसिप्ट में डालते जाइए, जितना आया है सब डाल दीजिए। हाँ पेविलियन 2 लाख रुपीस कोई दिया। 8% इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, खरीदा है। 8% परचेस खरीदा, बैंक से कुछ खरीदा, इन्वेस्टमेंट रिटर्न के लिए एफडी किया होगा, फिक्स डिपॉजिट किया होगा। तो आप यहाँ पे पेमेंट में इसका एंट्री करेंगे। आप समझ ही रहे हैं कि कहाँ पे क्या किया है। 8% इन्वेस्टमेंट डाल करके आपको इसका मैं एक और सेपरेट भी अलग अलग से वीडियो, छोटा छोटा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 2-3 गो, उसी का हम आज भी बना करके उसको और इसी के साथ भी ऐड करें, थोड़ा जल्दी जल्दी समझने के लिए। से जगह छोटा फोटा पड़ जाता है। ये है 2 लाख ना, कितना मिला है 2 लाख, 2 लाख रुपया मिला है। 8% इन्वेस्टमेंट खरीदा, एफडी। आपको खाली ये ध्यान दीजिए कि इस रिसिप्ट में क्या आया, पेमेंट में क्या दिए, दोनों भी होगा, है ना। डोनेशन होगी 8% इसीलिए। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, खरीदा रिफ्रेशमेंट, कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, कुछ भी, नाश्ता पानी, और दुनिया भर के लोग वहाँ वर्क करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, या कोई मीटिंग हुआ, ऑफिशियल मीटिंग हुआ, रिफ्रेशमेंट 12,000। ये एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस ही हुआ ना, खर्चे में 12,000 एंट्री किए। रेंट पेड, जहाँ पे वो ले रखे हैं लीज पे, या कोई और जगह का रेंट पेड किए, कॉलेज का, हॉस्टल का, कार पार्किंग करते हैं बाहर जाके, उसका भी 6,000 यहाँ एंट्री करिए। एंट्रेंस फी रिसिप्ट, रिसिप्ट तो रिसिप्ट में जाएगा। आया, हाँ 18,000 यहाँ लिखिए, रिसिप्ट आया यहाँ लिखिए, गया वहाँ लिखिए, दोनों चीज को यहाँ और वहाँ खाली एंट्री करना है। 18 यहाँ एंट्री करना है, सीधा जो भी है इधर का इधर, जाने वाले का जाने। एंट्रेंस ऑनरेरियम और टू सेक्रेटरी। ऑनरेरियम होता है मालिक, मालिक जो होता है सेक्रेटरी, या आप ये समझ सकते हैं जो सेक्रेटरीज का कुछ मालिकाना हक रहता है। ये किसी खास मद में भी पैसा दिया जाने वाला ही होता है, पैसा दिया जाता है। ऑनरेरियम है, मालिक है, सैलरीज भी दिया जाएगा, या उनको कुछ चैरिटी के जैसा उनको इस ट्रस्ट से भी पैसा दिया जाता है। तो अभी ये 18,000 दिया गया पैसा। टू मतलब लिखा है तो आप समझिए, फ्रॉम तो है नहीं ना। टू का मतलब होता है देना, किसी को कुछ कर रहे हैं, दे रहे हैं। आप भाषा को भी समझ के, कोई नया चीज भी आ जाए तो आप लैंग्वेज को समझ करके इंग्लिश को भी आप आंसर को लिख सकें। यानी टू यू, आपको, फ्रॉम यू, आपसे। तो टू क्या है, टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को 18,000 यहाँ डालिए।
सीधा डालिए। कोई चीज नहीं समझ में आए तो उसको इंटरेस्ट ऑन 8% आया सर 10,000 नहीं सर, है, क्या 1000 है? हाँ भैया पेंसिल से आप मार्क कीजिए 10,000 है सर। हैं। सही है। 18,000 किसका है? 18,000 ऊपर का है। रिसीव्ड ये ठीक है लिखे, ये 10,000 है, ठीक है। 8% इन्वेस्टमेंट 9,000 लिखिए। फर्नीचर खरीदा पे किया ओ एक्सपेंस 20,000। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बेच दिया आया 4,000 इनकम आया। हाँ स्पोर्ट मटेरियल परचेज 80,000। हाँ पेमेंट। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट बेच दिया दोबारा रिफ्रेशमेंट इनकम रिजूरीज को 30,000। सैलरी एंड वेज 74,000 दिया। स्पोर्ट एक्सपेंसेस खर्च किया 25,000। पेमेंट कैश इन हैंड इन मार्च 6,200। डिस्क्रिप्शन फर्नीचर कितना 10% पर एनम हो गया। क्रिएट रेट ऑफ फर्नीचर ये कर दिया सब, या सैलरी वेजेस सब इधर डाला, स्पोर्ट मटेरियल इधर डाला और 18, 9, 4, 30 इधर डाला। रिप्लेसमेंट सेल सब आया, बेचा जो चीज इधर आया रिसिप्ट में ऐड हुआ, जो चीज गया उधर ऐड हुआ। एक्सपेंसेस पेमेंट एक्सपेंस दोनों बराबर कर लीजिए जोड़ करके। 5,28,000 5,82,000 5,82 है। अब उधर से उल्टा देखे इसे 28 का दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है आप बनाइए, बहुत आसान है बैलेंस शीट बनाना। आप बैलेंस शीट बनाइएगा नहीं जी, वो ये सब है ना, ये सब बनाइएगा तो 2-3 को बनाइएगा ना सब। प्राइजेस अवार्ड देखिए तो कागज इसको बंद कीजिए।